नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद शताक्षी में स्वागत है। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल चैप्टर 8 क्लास 11th पार्ट 4 endomembrane system. So while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system. तो जो बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं, वो भले ही टर्म्स में, फंक्शंस में, स्ट्रक्चर में अलग अलग हों, लेकिन वो टुगेदर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं हम उन्हें। ऐसा हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं ऑर्गेनलीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। और सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियर एनवलप की एंड से स्टार्ट होते हैं। So electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें कुछ प्रेजेंस होता है एक नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जिन्हें हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस यानी जो सेल की स्पेस होती है, साइटोप्लाज्मिक स्पेस, उसे दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। जो साइटोप्लाज्म ईआर के अंदर रहता है उसे ल्यूमिनल कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म रहता है उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। और जो ईआर होता है उसमें कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और जब वो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो वो रफ फील लगता है, और उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर कहते हैं। और जब राइबोसोम्स उससे अटैच नहीं होते तो वो स्मूथ दिखता है, तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर भी कहते हैं। आरईआर के फंक्शन क्या है और एसईआर के फंक्शन क्या है? तो आरईआर जो है उसमें आपको पता है कि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा और प्रोटीन सेक्रीशन होगा। और वो जैसा कि मैंने बताया, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। लिपिड्स बनते हैं उसमें, और एक लिपिड होता है स्टेरॉयडल हार्मोन, वो भी हमारे एनिमल सेल्स में एसईआर में ही सिंथेसिस होता है। स्टेरॉयडल हार्मोन एक एनर्जी हार्मोन होता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये सब था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं इमेज में। तो एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने 1898 में सबसे पहली बार डेंसली स्ट्रेन्ड कुछ रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखे थे। रेटिकुलर यानी नेटवर्क, कुछ नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स देखा था न्यूक्लियस के पास, तो उनके नाम पर ही इन्हें गोल्गी बॉडीज़ नाम रखा था। तो ये जो होते हैं इनमें बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी आर प्रेजेंट, जिनका साइज 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, और दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब जो गोल्गी सिस्टर्नी होता है उसमें उनमें एक कॉन्वेक्सिस होता है जिसे हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और एक कॉन्केव या ट्रांस फेज होता है जिसे हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं। तो ये जो दोनों फेजेस होते हैं ये वैसे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, इसलिए ये ईआर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। कि गोल्गी एपरेटस में क्या होगा कि जो भी जैसे ईआर से प्रोटीन जाते हैं तो उन्हें ये लोग पैक करते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, और इंट्रासेलुलर टारगेट्स में पहुंचाते हैं या सेल के बाहर के टारगेट्स में पहुंचाते हैं। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स यानी spherical shapes from the ER fuse with the cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase.
और दिस एक्सप्लेन्स वाई गोल्गी apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi phase before they are released from its transphase. ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स आते हैं जो राइबोसोम सिंथेसाइज कर देते हैं, उन्हें ये गोल्गी एपरेटस थोड़ा सा मॉडिफाई करके वेसिकल्स के फॉर्म में पैक कर देते हैं सिस्टर्नी में, और ये फिर रिलीज होते हैं ट्रांसफेज से. सो गोल्गी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स से क्या बनती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है. सो अब हम पढ़ेंगे तीसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो कि है लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये वेसिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग वाले वर्क से फॉर्म हो जाते हैं. और वेसिकुलर यानी स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स. और ये जो लाइसोसोम वेसिकल्स होते हैं ये बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में बहुत रिच होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस. और ये सब एक्टिव रहते हैं एसिडिक पीएच में. आपको पता होगा 0 to 7 एसिडिक पीएच रहता है. दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में. तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स कुछ नहीं होता, एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में, और प्लांट्स में ये कम से कम 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. जबकि एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं. इनमें क्या होता है, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज के नहीं होते, और वो सब वैक्यूल्स में आ जाते हैं. और वैक्यूल्स की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है बस. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and materials against the concentration gradient. यानी concentration gradient जो होता है उसके against जाके से अगर हायर टू लोअर, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मटेरियल्स का मूवमेंट होता है. और हैंस दैट कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द, देखो मैंने कहा ना, हायर होता है वैक्यूल में और साइटोप्लाज्म में कम होता है, फिर भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में ही होता है, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. और बहुत सारे प्रोटिस्ट में यानी प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं, फूड को एनगल्फ करके यानी फूड को पकड़ के, या फूड को वो लोग पकड़ लेते हैं अपने बॉडी से और एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं. और फिर उस फूड वैक्यूल में डाइजेशन प्रोसेस होता है और फूड डाइजेस्ट होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है फूड वैक्यूल से. तो ये था वैक्यूल्स के बारे में. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो. सो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू.